हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स की होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने देखा था, कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट, वेरिएबल्स, डेफिनेशंस, ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ योर कंस्ट्रक्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। उसके साथ साथ प्रोपोजिशन एंड हाइपोथेसिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्टार्ट करते हैं अपना। सो उसी कंटिन्यूशन में प्रोपोजिशंस को हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, हाइपोथेसिस। और प्रीवियस जैसे हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, सो इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने बताए थे। जैसे वेरिएबल्स, बहुत तरह के वेरिएबल्स हमने बताए थे। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स में यू हैव मॉडरेटिंग वेरिएबल जो रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं, देन यू हैव कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, कंट्रोल वेरिएबल्स। उसके साथ साथ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, किसी रिलेशनशिप के बीच में अगर कोई वेरिएबल इंक्लूड होता है तो उसे हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। जैसे आप देख सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके बीच में देर इज वन वेरिएबल विच आप कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है। सो बहुत तरह के आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से वेरिएबल्स हैं हमारे रिसर्च पेपर में, जो भी आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं अपने लिटरेचर रिव्यू में। उसके बाद यू हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ योर वेरिएबल और कंस्ट्रक्ट। सो जो भी आपके कंस्ट्रक्ट हैं, वेरिएबल अगर हम बोले तो वेरिएबल आर सिनोनिम फॉर कंस्ट्रक्ट, जैसे हमने डिस्कस करा था। और डेफिनेशन क्या है आपके वेरिएबल की? कभी कभी यू वुड सी कंस्ट्रक्ट। सो कंस्ट्रक्ट मतलब वेरिएबल वो डिस्कस कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्ट क्या है आपके रिसर्च पेपर में? सो उसी कंटिन्यूशन में हमने देखा था हाइपोथेसिस, प्रोपोजिशन एंड हाइपोथेसिस। सो प्रोपोजिशन जैसे डिस्कस करा था हमने, एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं। प्रोपोजिशंस आर स्टेटमेंट कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप अमंग द कॉन्सेप्ट। जो भी रिलेशनशिप है अमंग द वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है, उस स्टेटमेंट्स को, जो स्टेटमेंट होती है जो उस रिलेशनशिप के बारे में बताती है, उसको हम प्रोपोजिशंस कहते हैं। A proposition explains the logical linkage among certain concept by asserting a universal connection between the concept. एग्जाम्पल अगर हम बोले, जैसे आप कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि ट्रीटिंग अवर एम्प्लॉयज बेटर विल मेक देम मोर लॉयल। जितना अच्छा आप ट्रीट करेंगे अपने एम्प्लॉयज को, वो उतना ज्यादा लॉयल होंगे। सो ये एक स्टेटमेंट है। इसको अभी आप टेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा है आपने, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है जो रिलेशनशिप बता रही है किसके बीच में? ट्रीटिंग योर एम्प्लॉयज, ट्रीटमेंट एंड लॉयल्टी के बीच में। सो उसके बाद प्रोपोजिशंस के बाद आती है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज अ प्रोपोजिशन दैट इज एम्पेरिकली टेस्टेबल। आप जिस प्रोपोजिशन को, स्टेटमेंट को एम्पेरिकली टेस्ट कर सकते हैं, आप जो भी आपकी स्टेटमेंट थी, जब उसको एक टेस्टेबल फॉर्म में लिखते हैं तो वो हाइपोथेसिस बन जाती है। सिमिलरली अगर हम देखें, जैसे एग्जांपल यहां पर दे रखा है कि आपको चेक करना है कि यूजिंग द कलर ऑफ द बैकग्राउंड फॉर अ वेबसाइट, अगर वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है उसकी सेल्स पे या नहीं। तो उसको आप अगर आप टेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आप लिखेंगे, अ वेबसाइट विद अ ब्लू बैकग्राउंड विल जनरेट मोर सेल्स देन एन अदरवाइज आइडेंटिकल वेबसाइट विद अ रेड बैकग्राउंड। सो इस ये जो स्टेटमेंट है इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, तो ये टेस्टेबल फॉर्म में है, तो ये बन गई है आपकी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग सम आउटकम। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, हर कोई एक हाइपोथेसिस अपनी फ्रेम कर सकता है। अगर हम सेल्स मैनेजर की बात करें तो सेल्स मैनेजर में हाइपोथाइज दैट सेल्स पीपल हु आर हाईएस्ट इन प्रोडक्ट नॉलेज विल बी दी मोस्ट प्रोडक्टिव। तो इस स्टेटमेंट को आप टेस्ट कर सकते हैं। जिसकी नॉलेज सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट प्रोडक्ट नॉलेज है जिसके पास, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। नॉलेज चेक करेंगे एंड देन उसकी जो भी उसकी प्रोडक्ट नॉलेज चेक कर सकते हैं, देन उसकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कितनी सेल्स वो कर रहा है। सो हाइपोथेसिस क्या है? वो प्रोपोजिशन जब जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जो टेस्टेबल फॉर्म में प्रोपोजिशंस होती है, उनको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। एक डिफरेंट आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट करिए विद एन एग्जांपल बिटवीन प्रोपोजिशन एंड हाइपोथेसिस। सो जो प्रोपोजिशन होती है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट, और जो हाइपोथेसिस होती है वो एम्पेरिकल लेवल ऑफ वेरिएबल्स। एम्पेरिकल लेवल मतलब आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, और प्रोपोजिशन जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होती है, उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल जैसे हम देखें, जैसे हमने एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी कॉमनली यूज द टर्म जॉब परफॉर्मेंस, बट दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म।
that can mean different things to different people or in different situation. So आप job performance की बात कर रहे हैं, so कोई faculty है उसकी job performance अलग है, कोई sales manager है उसकी job performance अलग है. so एक ये abstract term है, इसको अगर आप measure करना चाहें तो ये different तरीके से measure हो सकता है for different individual. so to move to the empirical level, अगर हम इसको टेस्ट फॉर्म में टेस्ट जब करना चाहते हैं एम्पेरिकल लेवल पे, वी मस्ट मोर क्लियरली डिफाइन दिस कंस्ट्रक्ट एंड आइडेंटिफाई एक्चुअल मेजर्स दैट वी कैन एक्सेस एंड मेजर टू रिप्रेजेंट जॉब परफॉर्मेंस. सो जॉब परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए यू हैव टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल मेजर्स विच कैन मेजर दिस कंस्ट्रक्ट. सो एम्पेरिकल लेवल पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से हमारे वो क्वेश्चंस हो सकते हैं जिससे हम जॉब परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं. सो देखिए, अगर आप सेल्स पर्सन जॉब परफॉर्मेंस मेजर करना चाह रहे हैं, वो एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है. एम्पेरिकल लेवल पे जब आप आ जाते हैं तो आप कैसे मेजर करेंगे? आप नंबर ऑफ सेल्स कॉल देखेंगे, कितनी सेल्स कॉल करी उसने, नंबर ऑफ सेल्स, कितनी सेल्स हुई उसकी, डॉलर वैल्यू ऑफ सेल्स, कितना वैल्यू क्या है सेल्स की. तो ये चीजें जब आपके पास होंगी फिगर्स, तो यू कैन मेजर दी जॉब परफॉर्मेंस ऑफ दैट सेल्स पर्सन. सो जॉब परफॉर्मेंस वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है, एंड एम्पेरिकल लेवल पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिससे आप इजीली मेजर कर सकते हैं जॉब परफॉर्मेंस को. एम्पेरिकल टेस्टिंग जैसे हमने डिस्कस करा था, एम्पेरिकल टेस्टिंग का मतलब है समथिंग दैट हैज बीन एग्जामिन्ड अगेंस्ट रियलिटी यूजिंग डेटा. तो जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं उसके थ्रू जब आप टेस्ट करते हैं अपनी हाइपोथेसिस को, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल टेस्टिंग. ये एग्जाम्पल है प्रपोजिशंस का. आप स्टेटमेंट बोलेंगे तो बोलेंगे ट्रीटिंग एम्प्लॉयज बेटर. आप जितना बेटर ट्रीट करेंगे एम्प्लॉयज को उतना ज्यादा वो लॉयल होंगे. लेकिन ये है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे. जब आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको एक टेस्टेबल फॉर्म में अपनी प्रोपोजिशंस को. तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स विल रिड्यूस इंटेंशन टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. वो उतना ज्यादा लॉयल होगा. इंटेंशन टू लीव मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव नहीं करेगा, इसका मतलब वो लॉयल है. और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को इंक्रीज करते हैं. ट्रीटमेंट का एक वन ऑफ दी मेजर करने के कैसे कर सकते हैं आप बेटर ट्रीटमेंट को? आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्रीज करिए. आप रिटायरमेंट बेनिफिट इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट बेटर कर रहे हैं इन अ बेटर वे. और लॉयल्टी मेजर करनी है तो आप क्या करेंगे? इंटेंशन टू लीव. अगर वो कम हो जाएगी इसका मतलब वो लॉयल है. सो ऐसे आप जब आप टेस्टेबल फॉर्म में अपनी प्रोपोजिशंस को लिखते हैं वो होती है हाइपोथेसिस. उसके बाद आता है थ्योरी. अब आपने देखा व्हाट आर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स को हम कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं. ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट बन जाते हैं. तो वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, कंट्रोल कौन सा है, आपका मॉडरेटिंग कौन सा है, इंटरवीनिंग कौन सा है. ये वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करिए. उसकी डेफिनेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन आइडेंटिफाई करिए अपने वेरिएबल की. उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे हाइपोथेसिस क्या है. प्रोपोजिशन तो स्टेटमेंट है, उसको टेस्टेबल फॉर्म में हाइपोथेसिस कहते हैं. तो हाइपोथेसिस क्या है आपकी, और डिटेल एक्सप्लेनेशन हाइपोथेसिस का हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. और उसके बाद थ्योरी. थ्योरी कौन सी है? कोई थ्योरी यूज हुई है क्या आपके रिसर्च पेपर में या आपके जो भी वेरिएबल्स हैं उनके रिलेटेड? तो थ्योरीज होती क्या है? थ्योरीज आर दी जनरलाइजेशन वी मेक अबाउट वेरिएबल्स एंड द रिलेशनशिप अमंग देम. सो जो भी रिलेशनशिप है थ्योरीज, जैसे आप मोटिवेशन थ्योरी पढ़ते हैं, आप हर्ट्जबर्ग थ्योरी है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में बहुत सारी थ्योरीज आप पढ़ते हैं. आप कोई भी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, फाइनेंस में देयर आर एन नंबर ऑफ थ्योरीज. सो कोई थ्योरीज है जो उन वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हैं रिसर्च पेपर में उनसे रिलेटेड है या फिर उस रिसर्च पेपर में डिस्कस करिए. तो थ्योरी क्या होती है? जनरलाइजेशन. जो आप एक जनरलाइजेशन करते हैं अपने वेरिएबल्स के बारे में और उनके रिलेशनशिप के बारे में. A theory is a set of systematically interrelated concept, definition and proposition. तो थ्योरी में आपको सब चीज मिलती है. अगर कोई मोटिवेशन थ्योरी है तो वो मोटिवेशन की डेफिनेशन, मोटिवेशन जो कंस्ट्रक्ट है उसको बताता है. कोई प्रपोजिशन है, कोई रिलेशनशिप है अमंग दी वेरिएबल्स, उसको बताता है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई आफ्टर योर वेरिएबल्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई द थ्योरी विच आर रिलेटेड टू योर वेरिएबल्स. कोई थ्योरी उसमें यूज हुई है, अगर हुई है तो उसके बारे में लिखिए. पर्पस क्या होता है थ्योरी का? थ्योरी आपको हेल्प करती है टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन फिनोमेना फ्रॉम द नॉलेज ऑफ अदर फिनोमेना. टू प्रिडिक्ट द फिनोमेना वी मस्ट हैव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई वेरिएबल बिहेव एज दे डू. थ्योरीज प्रोवाइड दीज एक्सप्लेनेशन. तो थ्योरीज आपको बताती है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, और उसकी हेल्प से आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं कोई भी फिनोमेना को या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन फिनोमेना. सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी थ्योरी. क्या कौन सी थ्योरी है जो वेरिएबल से रिलेटेड है और उनके रिलेशनशिप के बारे में जो बता रही है. अंडरस्टैंडिंग थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट.
तो आप देखिए कि क्या थ्योरी है उस पेपर में या फिर उस वेरिएबल से रिलेटेड। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जॉब परफॉर्मेंस है, वो लीड करती है परसीव ईज ऑफ मूवमेंट, परसीव डिजायरेबिलिटी ऑफ मूवमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन, एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव्स, ऑल दिस लीड टू इंटेंशन टू क्विट। अगर ये चीजें नहीं होती है तो इंटेंशन टू क्विट होती है, देन वॉलंटरी जॉब टर्नओवर। सो ये एक एग्जांपल है अंडरस्टैंडिंग थ्योरी, आपको थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है। देन ये एक स्टेटमेंट है, हम कभी भी जैसे भी आप आपके रिजल्ट्स आते हैं तो या तो आप बोलेंगे कि जनरली स्टेटमेंट होती है, इस स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें कि इट मस्ट बी पॉसिबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अ गिवन प्रोपोजिशन और थ्योरी इज फॉल्स, दिस मे एट फर्स्ट ग्लांस अपीयर स्ट्रेंज, व्हाई फॉल्स रादर देन ट्रू। सो आप जनरली ये नहीं कहते हैं कि मेरा जो थ्योरी है, आई हैव माई थ्योरी इज ट्रू। आप जनरली क्या बोलते हैं, टेक्निकली देयर मे बी अदर untested theories which could account for the result we obtain in our study of our propositions. Thus, we can never be certain that our proposition or theory is correct one. So you never say my theory is the correct one. Scientists can only say I have a theory which I have objectively tested with the data and the data are consistent with my theory. So अगर कोई new theory आप दे रहे हैं, so you would never say कि this is the correct one. You would say मेरे पास एक theory है which I have objectively tested with the data, जिसको मैंने डेटा के साथ टेस्ट करा है, and the data are consistent with my theory. So theory, आप कोई भी थ्योरी है, अगर if you're giving a new theory, you would say I have a theory which I have objectively tested, जिसको मैंने टेस्ट करा है डेटा के साथ, and the data जो है that is consistent with my theory. You would never say that the theory is the correct one theory. बहुत सारी थ्योरीज आप ये नहीं बोलेंगे कि करेक्ट थ्योरी है, यू वुड से कि यस आई हैव अ थ्योरी विच इज ऑब्जेक्टिवली टेस्टेड, विच आई हैव ऑब्जेक्टिवली टेस्टेड विद द डेटा। सो ये एक स्टेटमेंट है जनरली विच वी यूज इन अवर रिसर्च। देन लास्ट में मॉडल। अब थ्योरी के बाद कभी कभी आप रिसर्च पेपर में देखते हैं मॉडल, तो आपको मॉडल भी देखना है, कोई कॉन्सेप्चुअल मॉडल तो नहीं गिवन है पेपर में। और मॉडल होता क्या है, मॉडल is defined here as a representation of a system that is constructed to study some aspect of that system. So कोई रिप्रेजेंटेशन आपको वेरिएबल्स के बीच में तो नहीं दिख रही है, अगर वो रिप्रेजेंटेशन है तो वो है एक मॉडल दे रखा है, इसका मतलब उस रिसर्च पेपर में। मॉडल्स डिफर फ्रॉम थ्योरी इन दैट अ थ्योरी रोल इज एक्सप्लेनेशन वेयर एज अ मॉडल रोल इज रिप्रेजेंटेशन। सो मॉडल रिप्रेजेंटेशन बताता है आपका कोई भी रिलेशनशिप है, ए लीड्स टू बी, बी लीड्स टू सी, सी लीड्स टू डी, सो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। सो रिप्रेजेंटेशन है तो दैट इज अ मॉडल। और थ्योरी आपको क्या बताती है, वो एक्सप्लेनेशन बताती है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ए इज लीडिंग टू बी, व्हाई ए हैज अ इम्पैक्ट ऑन बी, तो वो थ्योरी बताएगी, और रिप्रेजेंटेशन मॉडल के थ्रू होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने से पहले इनकी नॉलेज बहुत जरूरी है। सो आपको अपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं, वेरिएबल्स की नॉलेज, उसके बाद हाइपोथेसिस क्या है आपकी उस पेपर में, उसके बाद कोई थ्योरी तो यूज नहीं हो इस पेपर में, और कोई मॉडल गिवन है, तो इन सब को आपने लिखना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब भी आप करेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो अभी के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट में हम देखेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर। थैंक यू सो मच।